आज हम लोग लुसेंट क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 2 प्रश्न का हल देखेंगे। इनमें वही प्रश्न को लिया गया है जिनका जिनका अध्ययन हम लोग पिछले क्लासों में कर चुके हैं, जैसे उत्तर मुगल काल, बंगाल विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध। इनसे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन्हीं का हल देखेंगे। इसके पहले तक हम लोग 90 तक हल देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुल ए यार में। ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन सी है अहमद शाह प्रथम, ऑप्शन डी है बहादुर शाह प्रथम। इसका सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। बोला जाता है बहादुर शाह द्वितीय के बारे में, जब ये क्या करते हैं 1857 के क्रांति का नेतृत्व करते हैं, उनमें अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पराजय मिलती है। उसके बाद इन पर मुकदमा चलाकर इनको जेल भेज दिया जाता है। उन जेल में जब ये कैद होते हैं तो वह क्या करते हैं, उस अकेलापन में एक कलम की मांग करते हैं। उस जेल में इन्हें कलम तक भी नहीं दिया जाता है और ये क्या करते हैं, जले हुए माचिस के तीलियों से उस दीवारों पर शायर और कविताएं लिख डालते हैं। तो ये था इनका इतना प्रेम था शायर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? ऑप्शन ए है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी है अकबर द्वितीय, सी है आलमगीर द्वितीय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 93 है। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में राज्य, सूची 2 में संस्थापक हैं। पहला बंगाल 1713 ईस्वी में, फर्रुखसियर 1714 ईस्वी में, सी कर्नाटक 1720 ईस्वी में, अवध 1722 ईस्वी में। संस्थापक में देखेंगे मुर्शिद कुली जफर खां, मोहम्मद खां, सादुतुल्ला खां, 4 में है सादत खां। हम लोग पढ़े थे मोहम्मद शाह के शासनकाल में बहुत सारे प्रांत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। उन प्रांतों में से कर्नाटक था, अवध था, हैदराबाद था, ये सभी रहते हैं। तो कर्नाटक का जो संस्थापक थे सादुतुल्ला खां थे, अवध के सादत खां थे और बंगाल के मुर्शिद कुली खां थे। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही जवाब हो जाएगा 1। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। 94 में देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य है, सूची 2 में संस्थापक है। सूची 1 में हैदराबाद 1724 ईस्वी, बी रुहेलखंड 1727 ईस्वी, भरतपुर 1740 ईस्वी, डी मैसूर 1761 ईस्वी। ऑप्शन 2 में सूची 2 में संस्थापक है मीर कमरुद्दीन चिंकलीज खां, जिनको निजाम मुल्क भी कहा जाता है, निजाम मुल्क भी कहा जाता है। 2 अली मोहम्मद खां, सी बदन सी, और 4 हैदर अली। तो हम लोग पढ़े थे हैदराबाद के चिंकलीज खां थे, मैसूर के हैदर अली थे। 1 का 1 और डी का 4। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन मिलता है 1 का 1 और डी का 4, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए। 95 देखेंगे किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? ऑप्शन ए अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, सी कर्नाटक के नवाब, डी इनमें से कोई नहीं। अवध के नवाब, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1। 96 में देखा जाए किसने ग्रामीणों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? ए गोकुला, बी राजाराम, सी चूड़ामन, डी बदन सिंह। ये आगे वक्त क्लास में पढ़ेंगे। अगला देखेंगे 97। किसने जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय एवं विद्वान व्यक्ति कहा है? किसे कहा है? चूड़ामन, बी बदन सिंह, सी सूरजमल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सही जवाब हो जाएगा सूरजमल, ऑप्शन नंबर सी। 98 में मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी? ए है बहादुर शाह प्रथम, बी है जहांदार शाह, सी है फर्रुखसियर, डी है मोहम्मद शाह। जगह सी फर्रुखसियर के शासनकाल में सूबेदारी मिले थे। अगला देखेंगे 98। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? ए है मुर्शिद कुली जफर खां, बी है सुजाउद्दीन, सी है अलवर्दी खां, डी है सिराजुद्दौला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर
ए मुर्शिद कुली खां। 9 नंबर, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। पहला, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। बी है अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जफर खां पर हमला। सी कलकत्ता पर किलेबंदी। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर ए। खरा मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शिद अली जफर खान और ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग, दोनों के द्वारा इसका अलग अलग अर्थ निकाला जा रहा था। जो फर्रुखसियर के द्वारा 1717 ईस्वी में फरमान जारी हुआ था। 121, मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, बी फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 101 का ऑप्शन नंबर सी। 102 में देखें, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है। यह कौन बोले थे? यह बोले थे अलवर्दी खां। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर्दी खां के द्वारा बोला गया वक्तव्य था। अगला देखेंगे 103 नंबर, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसी द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने के विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ऑप्शन ए सुजाउद्दीन, ऑप्शन बी सरफराज खां, ऑप्शन सी अलवर्दी खां, डी सिराजुद्दौला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलवर्दी खां के द्वारा बोला गया था। इन्होंने ही कहा था कि तुम मेरे मतलब मेरे शासन के अंदर में हो तो तुम्हें किलेबंदी का क्या करना। जब मना किए थे तो फ्रांसीसी अपना जो क्या किलेबंदी कर रहा था चंद्रनगर पर वो रोक दिया, लेकिन कलकत्ता नहीं माना। उसके बाद ही क्या हो जाता है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के विरुद्ध युद्ध होता है। चौथा देखेंगे 104 देखेंगे, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग सकती है। ए अलवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। इसका सही जवाब हो जाएगा ए अलवर्दी खां। तो 104 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर्दी खां। 105 देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, सब पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ऑप्शन ए अलवर्दी खां, बी है सिराजुद्दौला, सी है मीर जाफर, डी है मीर कासिम। इसका सही जवाब हुआ ये अलवर्दी खां बोले थे। 106 में देखेंगे, बंगाल के नवाब अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ, ए सिराजुद्दौला, बी सरफराज, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं, इनके कोई पुत्र नहीं थे। एक पुत्री का विवाह ढाका में हुआ था, एक पुत्री का विवाह पूर्णिया में हुआ था, सबसे छोटी पुत्री का विवाह पटना में हुआ था। सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब अलवर्दी खां के बाद उत्तराधिकारी बना था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए सिराजुद्दौला। कब बना था? 1756 ईस्वी में। 107 क्वेश्चन नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। पहला, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, बी है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, फ्री पास, भगोड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1 2 3। तो इसका 107 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 107 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। बोला जाता है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी की जा रही थी, तो जब किलेबंदी की जा रही थी तो मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुक रहे थे, तो यह क्या करते हैं, 15 जून को कलकत्ते पर हमला करते हैं और 5 दिन घेराव के बाद 20 जून को उस विलियम फोर्ट किले पर आक्रमण कर देते हैं और वहाँ से जो अंग्रेज के सैनिक रहते हैं वो भाग खड़े होते हैं दूसरे द्वीप पर। उसके बाद जो अंग्रेजों को फ्री पास दिया गया था उसका भी दुरुपयोग कर रहे थे और कृष्ण बल्लभ को उन्होंने शरण दिया था। तीनों सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108, सुमेलित कीजिए। सूची 1 घटना है, सूची 2 तिथि है। पहला घटना सूची 1 में है, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार, बी कालकोठरी का त्रासदी, अलीनगर का संधि, प्लासी का युद्ध। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार 15 तारीख को हुआ, 15 जून को आक्रमण करता है, 20 जून तक 5 दिन पर
5 दिन का घेरा रखने के बाद 20 जून पर आक्रमण कर देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता पर नवाब सिराजदौल्ला का अधिकार 15 से 20 जून 1756। कालकोठी का त्रासदी हम लोग जाने थे, घटना 20 जून को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 14/18 के कमरे में 146 व्यक्तियों को कैद कर दिया गया था, जिसमें एक दिन बाद जब उस कोठी को खोला गया था उसमें मात्र 23 व्यक्ति बचे थे, उसमें मात्र एक हॉलवेल भी था। सी, अलीनगर की संधि हुई थी प्लासी का युद्ध होने से पहले, कब, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में, 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। किसके साथ हुआ था, सिराजुद्दौला के साथ। डी, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में, सिराजुद्दौला। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 1। 109 में देखेंगे, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों का अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव का जागीर कहलाने वाला उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना, बी नदियां, सी वर्धमान, डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र था, 24 परगना था जो क्लाइव का जागीर कहलाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया क्योंकि, ऑप्शन ए है, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। बी, बंगाल के गवर्नर वेंसी टाट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी, मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। डी में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मुर्शिदाबाद षड्यंत्रमय वातावरण था और वो वहाँ से जैसे ही शासन बना मीर कासिम वहाँ से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेता है, इसलिए ताकि वह अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो सके। अगला क्वेश्चन 111, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपने भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ऑप्शन ए है अलवर्दी खां, बी है सिराजुद्दौला, सी है मीर जाफर, डी है मीर कासिम। इसका सही जवाब मीर कासिम के द्वारा एक पत्र लिखा गया था ब्रिटिश गवर्नर को, जिसमें उन्होंने बोले थे कि जो हमारे लोग हैं वो आपके लोग हमारे लोगों के साथ क्या करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, अनादर करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। अगला देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। ए, अलवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर कासिम, डी, मीर जाफर। इसका सही जवाब हो जाएगा मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम जैसे ही क्या बनता है, वहाँ का शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, तो वह क्या करता है, ये सब असाधारण कदम पहला वह क्या करता है कि अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर लेता है। दूसरा, जैसे ही वो भारतीय व्यापारियों को भी छूट जाता है। पहले क्या होता था कि जो यूरोपीय व्यापारी होते थे उनको विशेषतः वहाँ का व्यापार करने के लिए विशेष छूट रियायत दी जाती थी, लेकिन जैसे ही मीर कासिम शासक बनता हुआ भारतीय व्यापारियों को भी वह रियायत और छूट देना आरम्भ करता है। उसके बाद कर संबंधी भी वो सुधार करता है, इसलिए अंग्रेज उसे एक महत्वाकांक्षी शासक मानते थे। जब वह विचार ही बना रहे थे उनको हटाने का, तब 1763 ईस्वी का घटना होता है जिसमें अंग्रेज अधिकारी एलिस की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसको गद्दी से हटा दिया जाता है। अगला देखेंगे 113, क्लाइव व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। ए है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद की जिले दिए गए। 2 में कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2, डी में 1, 2 और 3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसमें क्या, शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए, फिर कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले इनको 26 लाख रुपए पेंशन की बात की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पूर्ण रूप से क्या हो गया, व्यापार करने का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, यानी छूट मिला। जो 1717 ईस्वी फर्रुख शेर के शासनकाल में भी यह अधिकार मिला था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, लेकिन उस टाइम पूर्णतः नहीं था, लेकिन इसमें इलाहाबाद की संधि में उनको पूर्णतः अधिकार मिल गया। उसके बाद वो बगल के भी उड़ीसा के, बंगाल के अगल बगल गाँव को पर भी वो क्या कर सकते थे, अपना व्यापार कर सकते थे। तीसरा, हैदराबाद के जिले उत्तरी सरकारों को अंग्रेजों के जागीर के रूप में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 114, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी किनके बीच हुई थी? ए, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, बी, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव, सी है मीर कासिम एवं क्लाइव, डी है इनमें से कोई नहीं।
हम लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। इलाहाबाद की संधि इसलिए हुए थे, उसमें मुगल और अवध जो बेवजह युद्ध में शामिल हुए थे, इन्हीं वजह से यह इलाहाबाद की संधि गई। इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगलों के साथ हुई थी, जो 12 अगस्त को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त को हुई थी, जो अवध के साथ हुई थी। तो इसमें जो सही इसका आंसर हो जाएगा अवध के साथ में। अवध के उस टाइम कौन थे? सुजाउद्दौला एवं क्लाइव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुजाउद्दौला एवं क्लाइव। ऑप्शन नंबर 114 का बी हो जाएगा। 115 देखेंगे, कर्नल क्लाइव का गधा या सिहार की संज्ञा किसे दी गई? ए सिराजुद्दौला को, बी मीर जाफर को, सी मीर कासिम को, डी निजमुद्दौला को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी मीर कासिम को बोला गया था। क्या बोला गया था? क्लाइव का गधा। 116 देखेंगे, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेतैल के रूप में उल्लेखित किया? मीर जाफर, निजमुद्दौला, सफैदुल्ला, डी मुबारकुद्दौला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 116 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुबारकुद्दौला को, मुबारकुद्दौला। 17 में देखेंगे, कर्नल माल्सम ने कहा कंपनी के अधिकारियों को का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ? ए सिराजुद्दौला के लिए, बी मीर जाफर के लिए, सी मीर कासिम के लिए, डी निजमुद्दौला के लिए। बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर मीर जाफर के लिए। यही बोला था कि इसको जितना लूट सकता है लूटो, जब जी चाहे हाथ डाल लो। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हम लोग पढ़े थे जब हैदर अली वहाँ का शासक बनता है, 1760 ईस्वी में बनता है। शासक बनने से पहले 1755 ईस्वी में डिंडीगुल एक जगह है जहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया जाता है, वो फ्रांसीसियों के सहयोग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी हैदर अली। 119 देखेंगे, किसने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ए चंदा साहेब, बी मोहम्मद अली, सी हैदर अली, डी टीपू सुल्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा 119 के सी, हैदर अली। सुमेलित कीजिए, सूची 1 में युद्ध है, सूची 2 में संधि है। प्रथम अंग मैसूर 1767 से 69, द्वितीय अंग में 1780 से 84, तृतीय अंग में 1790 ईस्वी से 92 ईस्वी। पहला मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि और तीसरी श्रीरंगपट्टनम की। इसके लिए एक पंक्तियां मात करवाए थे MMS, एम से मद्रास, एम से मंगलोर, एस से श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सब सही है। 121 में देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सूची 2 में है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। सूची 1 में है युद्ध, सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, सूची 2 में है जनरल स्मिथ, 2 में है कर्नल आयरकोट, सी है मेजर जनरल मेडोज, 4 में है जनरल स्टुअर्ट। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ किए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी में, जिसमें जनरल आयरकुट किए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 में ईस्वी हुआ था, इसका जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे मेजर जनरल मेडोज किए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो 1799 ईस्वी में हुआ था, इस सेना का नेतृत्व जनरल जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 1, 2 का 2, ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 122, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम एवं आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी के बीच चला था और पोर्टो-नोवा का युद्ध हुआ था, उसमें हैदर अली मारा गया था। 123 का देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? ए लॉर्ड हैरिस, बी लॉर्ड हैमिल्टन, सी लॉर्ड मैक्रीन और डी लॉर्ड स्टीफेंस। तो उस समय जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, जो उस टाइम ब्रिटिश गवर्नर था, कौन था? लॉर्ड मैकेरीने। और जो नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजी सेना का? सर आयरकुट। तो हम लोग याद रखेंगे, अगर नेतृत्व पूछा
तो आयरकुट देंगे। अगर गवर्नर का नाम पूछे तो कौन था उस टाइम? लॉर्ड मैकेरिने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 124। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ए है वारेन हेस्टिंग्स, डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है सर जॉन शोर और डी है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 100 वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग क्या था उस टाइम? गवर्नर जनरल था। और जो 123 का क्वेश्चन है उसमें लॉर्ड मैकिरने कौन था? उस टाइम मद्रास के गवर्नर का नाम पूछने वाला था। जो अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो लॉर्ड मैकेरिने नाम था, जो मद्रास की ओर से हस्ताक्षर किया था। लेकिन अगर पूछा जाए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था अंग्रेजों की तरफ से, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और उस सेना का नेतृत्व कौन किया था अंग्रेजी सेना का? तो सर आयरकुट हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, इसको विशेषता आप ध्यान रखेंगे। 125 है टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ था? ये में टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। 2 है टीपू को 3 करोड़ रुपया। 3 है ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। चौथा, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। अब कौन सा कथन उपर्युक्त में सही है? 1/2, बी में 1/3, सी में 1, 2, 4, डी में 1, 3 एवं 4। तो 125 का सही जवाब हो जाएगा सी 1, 2 एवं 4। 1 में क्या था? अपना आधा राज्य देना पड़ा था। 2 में 3 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ा था। उसके बाद अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज के पास भेजना पड़ा था। तीनों सही है और 3 नंबर गलत है। श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया गया था। अगला देखेंगे, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था? 1 में है फ्रांस, 2 में है अरब, 3 में अफगानिस्तान, 3 में मॉरिशस, 5 में है तुर्की। इसका सही 127 का जो 126 में इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा, सभी देशों के साथ। क्योंकि बोला जाता है टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी शासक था। वह उसी समय में विदेशों से भी व्यापार स्थापित था, विदेशों के साथ अपना संबंध भी अच्छा था। जैसे मान लिया जाए फ्रांस था, ईरान था, तुर्की था, पेरू था। उसके बाद इन्होंने रूस तथा अन्य देशों के लिए 2 बंदरगाह भी निर्मित किए थे। 127 में देखा जाए, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार किए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। 2, टीपू ने सिक्का ढलाई के लिए नई प्रणाली की शुरुआत की। 3 में टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। 4 में है फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, अपने को नागरिक टीपू कहलाया था। ऑप्शन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। तो 127 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो ये कथन याद रखेंगे, टीपू सुल्तान के संबंध में कैलेंडर या पंचांग भी लागू करता है। फिर टीपू की ने सिक्का ढलाई के लिए नई प्रणाली की शुरुआत कि टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया है। उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की सफलता से प्रभावित होकर उसने, बोला जाता है फ्रांसीसियों की क्रांति में भी दिलचस्पी लिया था, स्वतंत्रता का बीज लगाया, जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया था। तो इस तरह से इसका 127 का कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। 128 देखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ए ट्रावनकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज, बी में है ट्रावनकोर निजाम मराठा फ्रांसीसी, सी में रुहेलखंड ट्रावनकोर मराठा और अंग्रेज, डी में रुहेलखंड ट्रावनकोर निजाम और मराठा। तो 128 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रावनकोर निजाम एवं मराठा और अंग्रेज यही शामिल थे। क्योंकि अंग्रेज उस टाइम क्या करते हैं? त्रिगुट संधि का निर्माण करते हैं। अंग्रेज हैं जो मराठा और निजाम को इस बात पर अपने ओर कर लेते हैं कि जो भी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो भी उन्हें लाभ मिलेगा उसका 3 भागों में क्या करेंगे? उसका बंटवारा करेंगे।
और जो भी जो क्षेत्र होंगे उस क्षेत्र को भी उन लोगों को देंगे। 129 में देखा जाए चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दो में इस युद्ध में अंग्रेज को पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। डी में वडेयार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, बी में केवल एक और दो, सी में केवल एक और तीन, डी में इनमें सभी। तो 129 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। चतुर्थांग मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान क्या करता है? मृत्यु भी हो जाता है, अंग्रेजों को पूर्ण विजय मिल जाता है, मैसूर के अधिकांश प्रदेश को अपने राज्य में मिला लेते हैं। वाडेयर वंश के उसके बाद जो भी वाडेयर वंश समाप्त हो जाता है, यानी एक अल्पवयस्क शासक अल्पवयस्क को शासक वहाँ बना दिया जाता है। 130 में किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ए है हैदर अली, बी है टीपू सुल्तान, सी है सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो 130 का सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। करा मैं अंग्रेज के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। 131 है किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। किनका है? टीपू सुल्तान के द्वारा बोला गया था। 131 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये सिख से रिलेटेड है जो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। 133 ये भी सिख से संबंधित है। क्या है? 133 सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। उसके बाद 134 में है किस पत्ती का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ये सहायक संधि, बी समामेलन, सी युद्ध, डी धोखेबाजी। धोखेबाजी का उपयोग नहीं किया था, बाकी सभी उपयोग सहायक संधि है। टीपू सुल्तान के शासनकाल चतुर्थांग मैसूर युद्ध में उनके अधिकारों को विपरीत लाकर थोप देता है। 135 में देखा जाए कौन से कथन सही हैं? ये है सिख के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में अमृतसर की किलेबंदी एवं सिखों को लड़ाकू बनाया गुरु हरगोविंद ने। उसके बाद है हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर के पहाड़ियों में करतारपुर में बिताने पड़े। वहीं उनकी में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल, उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। चौथा में है मुगल बादशाह मुगल बादशाह ने तेग बहादुर की हत्या करवा दी। तो 135 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 एवं 4 सभी सही है, जो आगे के क्लास में सिख एवं सिख धर्म से पढ़ेंगे। 136 है किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सर्रे नादाद, सर दाद सिर्रे नादाद, मैंने सिर कटवा लिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। कौन बोले थे? ये गुरु तेग बहादुर होंगे। 136 का ऑप्शन नंबर सी होगा। किस सिख गुरु ने बकला द बाबा के नाम से आता है? इसे इन्हीं तेग बहादुर को ही बकला द बाबा के नाम से आता है। ये आने जो आगे क्लास हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म, उनमें जो धार्मिक और राजनीतिक इतिहास है उनमें पढ़ने को हमें मिलेगा सिख धर्म से रिलेटेड। सिखों के 10वें अंतिम गुरु, ये तो आप लोग सबको पता होगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उस संबंध में क्या सही नहीं है ये भी पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं क्या है और इसके बारे में भी पढ़ेंगे आने वाला क्लास में। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ लौहपुर नामक मजबूत किला बनाया, भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई, ये भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। जब बंदा बहादुर क्या होता है? सिख धर्म का रक्षक बनकर उभरता है। 142 में देखा जाए सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना, ये भी आगे पढ़ेंगे। ऐसे खालसा खालसा दल की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद। 142 ने दल है खालसा दल, कपूर सिंह किए थे। 143 रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थलों का कालक्रम अनुसार सजाएं, ये भी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ये रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किए, भी आगे क्लास पर। 145 में देखा जाए रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमा नामक तोप की प्राप्ति हुई, ये भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। 146 में देखेंगे रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने, ये भी आगे क्लास में जब सिख धर्म पढ़ेंगे उसमें पढ़ने को मिलेगा। 147 में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, ये हमें रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि है। उसके बाद जिससे संधि की गई उसके साथ है, ये भी सिख धर्म से रिलेटेड है, जो आगे क्लास में पढ़ेंगे। 148 में ये भी सिख धर्म से रिलेटेड है। 149 ये भी सिख धर्म से है। 150 में सिख है।
ये भी सिख धर्म से 151, सिख धर्म से 151 का सूची 2 ये भी सिख धर्म से रिलेटेड है। लाहौर भैरव वाला 153 में है। गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय हो गया 1847 में, किस राज्य में किया गया सिंध का विलय? ये भी आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ऐसे सिंध का जो विलय किया गया था वो इसका जो होगा लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? ये भी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। पांचवा, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रम अनुसार, इसे ये पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पूना का पेशवा है। जो है सहायक संधि कौन कौन? हैदराबाद भी स्वीकार किया था, मैसूर भी स्वीकार किया था, तंजौर भी किया था, अवध भी किया था। तो इसका क्रम से 1 2 3 4, ये ऑप्शन नंबर इसका 155 का सही हो जाएगा 1। हाँ, 156 देखेंगे। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? ए है लॉर्ड वेलेस्ली, टॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, डी इनमें से कोई नहीं। 156 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये कहा गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कि हमारे नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा? 157 में है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायता बनी? ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है कार्ल मार्क्स, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है टॉमस मुनरो। तो 157 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। 158, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किसे कहा जाता है? अगर सहायक जन्मदाता पूछे सहायक का तो डुप्ले होगा। अगर सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया तो लॉर्ड वेलेस्ली होगा। 159 में वही क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? ए है डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, डी क्लाइव। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। 159 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 160 देखेंगे। एक सूची 1, सूची 2। सूची 1 में पिंडारियों का दमन, बी में है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सी में ठगों का दमन, डी में मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव। सूची 2 में लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्स हर्ट, विलियम बेटिंग। तो ये पिंडारियों का दमन आगे क्लास में, आंग्ल बर्मा युद्ध आगे क्लास में, ठगों का दमन ये भी आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। 161 में सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए, ये भी आगे क्लास में पढ़ने को मिलेगा। आंग्ल अफगान युद्ध है, आंग्ल सिख युद्ध है, हिंदू पुनर्विवाह है। 162 में गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये चर्चित क्वेश्चन है लेकिन आगे पढ़ने को मिलेगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 162 का लॉर्ड डलहौजी। यही है जो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्य जो इनके तहत जो राज्य शिकार हुए उनका कालक्रम अनुसार सजाना है। ये भी आगे क्लास में पढ़ेंगे। 164 में देखा जाए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना है, सूची 2 में वर्ष एवं अवधि है। सूची 1 में सुगौली की संधि है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। इधर वर्ष दिया हुआ है 1816, 1824 से 26, 1852, 1885 से 86 आगे क्लास में पढ़ेंगे। 165 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक व दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो 165 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी रावलपिंडी, डी पेशावर। तो 166 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का भाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी। 167 का सही जवाब हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यही इसका कहने का मतलब क्वेश्चंस कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? ये भी मतलब जो भी कारण था वो उचित कारण है। उस समय मुगल सम्राट कमजोर हो गए थे क्योंकि औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए वह उतने योग्य शासक नहीं थे। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, उस टाइम वहाँ कोई विशेष रक्षा भी नहीं था। दिल्ली में रक्षा के लिए, जो दिल्ली को रक्षा के लिए उसका जो तैयारी किया गया हुआ
विलम्ब से स्टार्ट किया गया। तो इसका जो 167 का सही जवाब हो जाएगा वो एक संभव कारण नहीं था, 100 डी हो जाएगा। 168 में देखा जाए 168 में केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है उसने त्रावणकोर पर शासन किया, यह भी सही है। उसने सामंतों का दमन किया, सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, यह भी सही है। डी है उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यही गलत है। तो इसका 168 का कौन सा हो जाएगा? सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 169 में देखा जाए 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? पहला है अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। बी में चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। सी में तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। डी में कपास, रेशम, सोरा, अफीम। इसका सही जवाब हो जाएगा कपास, रेशम, सोरा, अफीम। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी है कि जो 1632 ईस्वी में पटना में क्या किया गया था, एक डचों के द्वारा कंपनी स्थापित किया गया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का आने का यही कारण था कि उस टाइम बिहार सोरा अफीम का जो केंद्र था। 170 क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर 1769 ईस्वी में कौन विजय हुए? प्रथम आंग्ल 1769 में जो विजय हुए थे वो हैदर अली हुए थे। उसके बाद दूसरा है, सेकेंड है प्लासी के 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? ए है मीर जाफर, बी है मीर कासिम, सी है सिराजुद्दौला और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सिराजुद्दौला। जब प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला का शासनकाल, हैदर अली की मृत्यु कब होती है? 1756 में। 1756 के बाद उसके बाद उसी का कौन होता है? सिराजुद्दौला। छोटी पुत्र का पुत्र होता है, यानी उसका नाती होता है। तो इस तरह से हम लोग टोटल जो लुसेंट का 171 क्वेश्चन है उसका हम विस्तार पूर्वक हल देखें, और जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो जब हम लोग आगे सिख एवं आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे, उसके राजनीतिक और धार्मिक और आगे जो भी क्वेश्चंस बचे हैं जो आगे क्लास पढ़ेंगे, बचे हुए क्वेश्चन का विस्तार पूर्वक हल देख लेंगे। और भी ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं आप लोग बना सकते हैं कि आने वाला एग्जाम है, बिहार एसएससी है, बीपीएससी भी है, तो हम तो उसको भी ध्यान में लेके चल रहे हैं, आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उतना विस्तार नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम सिर्फ वही वही वीडियो आपको दे रहे हैं जो कंटेंट को जोड़ रहा है। अब बाकी बुक को लेके साथ में पढ़िए, 100% कामयाबी मिलेगी। और जो जिनका एग्ज़ाम बिहार एसएससी का भी है, बिहार पुलिस का है, उसके बाद दरोगा का है, एमवीआई का है, जो भी एग्ज़ाम्स है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका हल देखें, 1 से 2 बार देखें, जब तक याद नहीं होता है एक बार देखें, बनाएं, पढ़ें, 100% याद होगा। बस आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आराम से पढ़ें, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी।